Welcome to this class where we'll be taking up ethyl acetoacetate, the chemical properties. इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने इसका प्रिपरेशन पढ़ा था, टॉटोमेरिज्म के विषय में पढ़ा था। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे कि एसिटोएसिटिक एस्टर की क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। ये पानी में तो सॉल्युबल नहीं होता, बहुत कम सॉल्युबल होता है, बट इट इज हाईली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। इस कलरलेस हुआ है ये, और इसकी जो स्मेल होती है बहुत अच्छी सी स्मेल होती है, प्लेजेंट होती है। बॉइलिंग पॉइंट लगभग 180 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और न्यूट्रल होता है ये लिटमस के लिए। इसका बिहेवियर मतलब ना रेड लिटमस को ब्लू करता है ना ब्लू को रेड, मतलब नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। तो सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले अब हम देखते हैं कि इसका जो बिहेवियर, खास बिहेवियर होता है जिसके बारे में हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, वो है कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म। तो क्या होते हैं टॉटोमर्स, हम देख चुके हैं लास्ट टाइम पहले लेक्चर में। इससे पहले के टॉटोमर्स आइसोमर्स होते हैं। कौन से आइसोमर्स? जो कि डिफर करते हैं किसकी पोजीशन में? इन द पोजीशन ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। सो फंक्शनल ग्रुप्स तो इसमें फर्क होंगे क्योंकि एक में कीटो फॉर्म होगा, एक में OH इनोलिक फॉर्म होगा विद अ डबल बॉन्डेड कार्बन। लेकिन कार्बन स्केलेटन दोनों में आपने देखा कैसे रहती है, अनचेंज, सेम होती है। अब ये क्यों होता है कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म? क्योंकि इसमें इंट्रामोलिकुलर क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर ट्रांसफर होता है हाइड्रोजन का। इस वजह से कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म, क्योंकि ये O इधर नेगेटिव तो H पॉजिटिव यहां से निकलता है, इसको पुल करता है, तो H यहाँ इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो ये यहाँ OH बन जाएगा, यानी कि डबल बॉन्ड इनॉल। और स्टेबलाइज हो रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ इस तरह स्टेबलाइज हो रहा है बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये जो है कॉज इसका यही होता है क्योंकि एसिडिटी होती है अल्फा हाइड्रोजन्स की। अल्फा हाइड्रोजन्स, ये कौन से हाइड्रोजन्स है? ये वाले अल्फा, ये जो है इधर भी है अल्फा, पर ये वाले दोनों तरफ से क्योंकि गिरे हुए हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बोनाइल से, तो अल्फा हाइड्रोजन्स एसिडिक होते हैं। इस कारण पीके वैल्यू जो होती है इसकी लगभग 15 से 20 के बीच में होती है। लेकिन एल्केन्स वहीं अगर कंपेयर करें, एल्केन्स की तो लगभग 50 होती है। तो आप देख रहे हैं ना, एल्केन्स में किसी किस्म की पोलैरिटी सी नहीं होती है। इसी वजह से एल्केन्स जो होते हैं नेचुरली रिएक्टिविटी भी आपने देखा, उसमें पढ़ चुके हैं पहले, सिर्फ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, पोलैरिटी नहीं है तो कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं होता जिससे आगे रिएक्शंस चलें। इसी वजह से ये ड्राइविंग फोर्स प्रेजेंट है यहाँ हमारे एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स में। तो ये सिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि जहां कार्बन नेगेटिव हुआ यानी कि कार्बन आयन बना तो ऑटोमेटिकली उसमें चार्ज आने की वजह से वो आगे को रिएक्शंस देगा, यानी कि एक्टिवेट हो जाएगा, तभी एक्टिव मिथिलीन इनको कहते हैं। और ये जो इक्विलिब्रियम होता है कीटोइनॉल फॉर्म में, ये इन्फ्लुएंस होता है, चेंज होता रहता है, बड़ा सेंसिटिव होता है टेम्परेचर और सॉल्वेंट। हालांकि इस केस में यहाँ इस वाले में जो हम पढ़ रहे हैं एसिटोएसिटिक एस्टर, इसमें लगभग 93% अप्रोक्सीमेटली रहता है कीटो फॉर्म, वेरी भी करता है, लेकिन कीटो फॉर्म इसमें ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू द इनॉल फॉर्म। So let us see now those chemical properties which influence the behavior of acetoacetic ester as to why, किन कारणों से इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में इन्फ्लुएंस आता है। तो उसमें सबसे पहले एसिडिटी ऑफ मिथाइलिन हाइड्रोजन्स। ये मिथाइलिन हाइड्रोजन्स की जो एसिडिटी होती है ये इन्फ्लुएंस कर रही है। कैसे कर रही है? क्योंकि हम देख रहे हैं ये जो हाइड्रोजन है ये वाला, ये भी है, लेकिन ये घिरा हुआ है एक्टिव, दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से घिरा हुआ है तो इसलिए एक्टिव है ये। तो अब क्या होगा? अंडर सुटेबल कंडीशंस इसमें से निकल गया H पॉजिटिव। H पॉजिटिव का निकलना यहां से मतलब क्या बन जाना? H पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर छोड़ के जा रहा है तो क्या बन जाएगा? कार्बन आयन। अभी कार्बन आयन जो है इसका स्टेबलाइज जब होगा, अदरवाइज अगर स्टेबल ही नहीं होगा तो आगे को रिएक्शन स्टेबलाइज जो होगा वो क्यों? दो कारणों से होता है। वो क्या कारण है? पहला तो इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट किसका है? जो ये कार्बोनाइल लगे हुए हैं एक्टिव मिथिलीन ग्रुप में, तो वो क्या करेंगे? वो -I इफेक्ट की वजह से यहाँ अपनी तरफ को खींचेंगे ये
इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर प्लस आई इफेक्ट होता तो इसको अनस्टेबल बनाते, लेकिन माइनस आई इफेक्ट है तो इसको स्टेबलाइज करेंगे। तो स्टेबलाइज हो जाता है ये ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज टू इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप्स, कार्बोनाइल ग्रुप्स, carbon ion. Carbon ions are stabilized by minus I groups and unstabilized by means of plus I. तो इसको जैसे स्टेबलाइज हो जाते हैं। दूसरा जो बहुत ही अहम कारण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इसका रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। आप देख रहे हैं यहाँ इस तरह, इससे पहले भी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है कि देखिए कार्बन नेगेटिव तो क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा तो यह इसको अपनी तरफ, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी, अब ये वाले कार्बन की वैलेंसी कम हो जाएगी जब ये ऊपर को अपनी तरफ को खींचेगा इलेक्ट्रॉन, ये थोड़ा पॉजिटिव, तो ये इन इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ खींच लेगा। तो क्या बन गया, इनओलेट। क्या फॉर्मेशन हो गया हमारा, ये दिखा रखे हैं फॉर्म्स, यानी कि इन डबल बॉन्ड, तो इनोलेट बन गया। तो इस तरह ये दो कार्बोनाइल हैं तो कभी यहां से होगा कभी यहां से होगा रेजोनेंस, तो यहां इनोलेट, क्योंकि ये 1,3 डाइकार्बोनाइल है, 1, 2, 3 विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ये दोनों अगल बगल नहीं है कार्बोनाइल ग्रुप्स, ये कैसे हैं, ये बीच में एक इनके CH2 है, एक तरफ एक CO, दूसरी तरफ दूसरा CO है, तो ये इस वजह से बहुत ही स्टेबलाइज होते हैं 1,3 डाइकार्बोनाइल्स जो हमारे हैं, दो जो कार्बोनाइल हैं, इनकी वजह से ये कार्बेन आयन हमारा स्टेबल हो गया ड्यू टू रेजोनेंस। अब देखते हैं कि ये एसिडिटी तो मिथाइलिन ग्रुप की हो गई है, कार्बेन आयन बन गया है, और इस वजह से ये कार्बन आयन जो है जिसमें कार्बन नेगेटिव है, नाउ दिस कार्बन नेगेटिव कैन इजिली फॉर्म बॉन्ड्स विथ एनी स्पीशी विच इज हैविंग लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो, कमी हो। तो ये कार्बन नेगेटिव उस कार्बन पॉजिटिव के साथ न्यूक्लियोफाइल की तरह, यानी कि इट वाज एक्टिंग एज अ वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल, तो उसमें न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा जिसमें पॉजिटिव चार्ज है। एज अ रिजल्ट ये उसके साथ क्या बना लेगा, कार्बन पॉजिटिव के साथ बॉन्ड। इसका मतलब ये कार्बन कार्बन चेन को इस तरह हम बढ़ा सकते हैं, सिंथेसिस के लिए इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये कार्बन नेगेटिव एक्टिवेटेड फॉर्म में हो गया और मोर ओवर स्टेबलाइज भी हो गया है ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस। अब जब ये हमारा रिएक्शन इस तरह आगे होगा तो इसमें फर्दर दो चीजें ध्यान करने लायक हैं, वो हैं सबसे पहले इसका कीटोनिक हाइड्रोलिसिस। सो नाउ व्हाट इज कीटोनिक हाइड्रोलिसिस? ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड को अगर हाइड्रोलाइज किया जाए तो ये एस्टर है। एस्टर के हाइड्रोलिसिस से हमें क्या मिलता है, एस्टर का हाइड्रो मतलब पानी, लाइसिस मतलब तोड़ना, जब उससे तोड़ते हैं तो हमें मिलते हैं दो पोर्शंस, यानी कि एक एसिड और एक अल्कोहल, जिन दो से जुड़ के वो बना हुआ है वही दो मिल जाते हैं। तो इसका हाइड्रोलिसिस हुआ तो CH3CO CH2CO, एक OH यहां लग जाएगा और इसके साथ एक H, तो क्या बन गई दो पोर्शन, एक हमारा अल्कोहल और दूसरा एसिड। एस्टर के हाइड्रोलिसिस से टूट गया एस्टर। अब ये जो एसिड बना है आपको दिख ही रहा है, ये कैसा है, ये है बीटा कीटो एसिड। ये अल्फा पोजीशन, COH की अल्फा में क्या है, CH2 ग्रुप, बीटा में क्या है, कीटो ग्रुप। बीटा कीटो एस्टर एसिड बना है जो, बीटा कीटो एसिड स्टेबल नहीं होता है, जैसे ही हीट करते हैं तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, CO2 निकल गया और हमें क्या मिल गया, CH3CO CH3 CH3CO CH3, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां से निकल गई, H इधर, तो CH3CO CH3 यानी कि कीटोन। इसी कारण इस हाइड्रोलिसिस का नाम होता है कीटोनिक हाइड्रोलिसिस। किसके प्रेजेंस में है, ये एसिड की प्रेजेंस में है, H पॉजिटिव, या कहना चाहिए H3O पॉजिटिव भी कह सकते हैं, यानी हाइड्रोनियम आयन। कीटोनिक हाइड्रोलिसिस गिविंग अस अ कीटोन। अब हम देखते हैं इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस। एसिडिक हाइड्रोलिसिस जो कि कॉन्सेंट्रेटेड NaOH और HCl की प्रेजेंस में होती है, इसमें क्या होगा, जैसा नाम से ही जाहिर है कि इसमें एसिड बनता है। कीटोनिक में कीटोन बन रहा है, इसमें एसिड बनता है। किस तरह से एसिड बनता है, देखिए CH3COOH, तो एक OH तो यहां लग गया, दूसरा CH2 में एक H लगा तो CH3,
CO, एक OH यहां लग गया तो 2 बन गए CH3COH, एक H लग गया C2H5O इधर, तो क्या बन गया उसका भी C2H5OH। तो मतलब हमें मिल गए 2 मॉलिक्यूल्स एसिटिक एसिड के और एक अल्कोहल। कौन सा हाइड्रोलिसिस है ये? एसिडिक हाइड्रोलिसिस, NaOH और HCl के प्रेजेंस में। तो 2 इक्विवेलेंट्स हमारे वाटर के, इसको चेंज कर रहे हैं किसमें? इनटू 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिटिक एसिड एंड 1 ऑफ अल्कोहल। क्योंकि ये एस्टर है तो अल्कोहल तो बनेगा ही हाइड्रोलिसिस से। C2H5OH, एक H इधर आया, एक OH इधर आया तो, और एक H इधर, तो CH3COH, और एक OH इधर आया तो CH3COOH। तो इस तरह बन गए 2 मॉलिक्यूल्स हमारे पास, हमको मिल गए एसिटिक एसिड के और एक हमें मिल गया अल्कोहल का। अब इसी के इस बिहेवियर पे एक्टिव मिथिलीन के हम देखते हैं इसका एल्काइलेशन। दोनों हाइड्रोलिसिस के बाद हम इसका देखते हैं एल्काइलेशन। एल्काइलेशन कैसे संभव है कि जब बेस डाला तो H पॉजिटिव यहां से निकल गया तो ये क्या बन गया? CH नेगेटिव Na पॉजिटिव, क्योंकि बेस क्या डाला? C2H5O नेगेटिव Na, सोडियम इथॉक्साइड डाला, उसने H पॉजिटिव खींचा तो हमारा कार्बेन आयन बन गया। अब ये कार्बेन आयन जो है अगर ये रिएक्ट करे एक एल्काइल हैलाइड के साथ, अब एल्काइल हैलाइड का क्या होता है नेचर? एल्काइल हैलाइड में हैलोजन जो है अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है तो ये Br नेगेटिव निकल आएगा, Na पॉजिटिव Br नेगेटिव, NaBr बन गया NaBr। लेकिन ये क्या हो गया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेके गया तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है हैलोजन, तो C के ऊपर क्या चार्ज है? यहाँ एल्काइल के ऊपर पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव पे ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो बन जाएगा एल्काइल डेरिवेटिव, तो इसको कहते हैं एल्काइलेशन। अब हम देखेंगे कि किस तरह एल्काइलेशन एंड द हाइड्रोलिसिस टुगेदर विद द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल द कार्बेन आयन। तो सबसे पहले तो बना कार्बेन आयन, किसकी प्रेजेंस में बनेगा कार्बेन आयन? कार्बेन आयन बनेगा बेस की प्रेजेंस में, क्योंकि जो एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है CH2 ग्रुप, उसमें से H पॉजिटिव निकल आएगा तो कार्बेन आयन बन गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर छोड़ के बना है। वो कार्बेन आयन स्टेबलाइज्ड है क्योंकि 2 लगे हुए हैं कार्बोनाइल ग्रुप दोनों तरफ, उसके वो -I इफेक्ट शो करते हैं, इसलिए वो कार्बन आयन के नेगेटिव जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स उसको अपनी तरफ को खींचेंगे और उसको स्टेबल बनाने में मदद करेंगे। दूसरा रेजोनेंस से वो स्टेबलाइज हो गया। रेजोनेंस क्योंकि दोनों तरफ कार्बोनाइल ग्रुप लगे हैं तो हमने देखे रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर बनेंगे, इनोलेट्स बन जाएंगे, कभी एक कार्बोनाइल के साथ कभी दूसरे कार्बोनाइल के साथ। अब इस वजह से कार्बन नेगेटिव गुड न्यूक्लियोफाइल जैसे ही वो CH मतलब कार्बन पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन चेन की लेंथनिंग होने लगेगी, यानी कि सिंथेसिस होने लगेगा, इसीलिए सिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हम एक बार ये एक CH3 पॉजिटिव के साथ जुड़ गया, प्रोडक्ट बन गया। अब हम क्या चाहते हैं इससे? कीटोन चाहते हैं या एसिड चाहते हैं? उस हिसाब से हम करेंगे इसकी या तो कीटोनिक हाइड्रोलिसिस या एसिडिक हाइड्रोलिसिस। हमने देखा कि कीटोनिक हाइड्रोलिसिस जो है उसमें हमें क्या मिली थी? कीटोन, जो कि H पॉजिटिव की प्रेजेंस में हुआ था। और एसिडिक हाइड्रोलिसिस जो हमने करी थी कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl की प्रेजेंस में, उसमें हमें सिर्फ एसिड मिला था। तो डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट दैट वी रिक्वायर वी कैन गो फॉर आइदर एसिडिक हाइड्रोलिसिस और कीटोनिक हाइड्रोलिसिस। तो ये देखते हुए अब हम देखते हैं आगे कि इसकी सिंथेटिक एप्लीकेशन, सिंथेटिक यूजेस, इन्हीं प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्या हो सकता। तो इसका सबसे पहला जो हम सिंथेटिक एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं वो है सिंथेसिस ऑफ एल्काइल एसिटिक एसिड। सिंथेसिस ऑफ एल्काइल एसिटिक एसिड किस तरह? ये है CH3CO CH2 CO C2H5। हमने इसमें क्या डाला? एक बेस C2H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव। जैसे ही इसमें बेस पड़ा तो C2H5O नेगेटिव ने यहां से क्या निकाल लिया? H पॉजिटिव, और क्या बन गया हमारे? कार्बेन आयन। ये कार्बेन आयन के ऊपर अटैक हुआ किसका? R पॉजिटिव का, तो R यहां जुड़ गया इसके साथ क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, कार्बन नेगेटिव से जुड़ गया।
यानी कि हमारा बन गया अब एसिटो एसिटिक एस्टर किस किस्म का, अल्काइलेटेड एसिटो एसिटिक एस्टर। अब इसके बाद इसका करा गया हाइड्रोलिसिस। अब ये हाइड्रोलिसिस जो कर रहे हैं यहाँ पे जो दिखा रखा है ये है एसिडिक हाइड्रोलिसिस, जो कि NaOH और ये H3O पॉजिटिव यानी कि H पॉजिटिव H2O की प्रेजेंस में एसिडिक हाइड्रोलिसिस, मतलब हमें मिलेगा एसिड। तो यहाँ लिखा हुआ है इस तरह मैंने, जिससे थोड़ा सा आपको समझ आ जाए कि देखिए CH3CO क्या जुड़ गया, OH बन गया एसिटिक एसिड। CH एक जुड़ा यहाँ H यानी कि RCH2, R तो पहले यहाँ से जुड़ चुका था, RCH2 इस तरह लाइसिस हो रहा है ना, टूट रहा है, तो एक तो यहाँ से टूट गया, ये जो तिरछी लाइन दिखा रखी है टूट गया यहाँ से, CH3COOH ये कर्व्ड लाइन ये दिखा रहा है, तो एक मॉलिक्यूल ये बन गया। दूसरा RCH2 ये वाटर से आया है, H जो रेड में लिखा हुआ, CO ये वाटर से आया है OH, तो RCH2COOH। और तीसरा बन गया C2H5O, यहां से टूट गया, ये तो एस्टर है तो ये टूटेगा ही यहाँ इन दोनों के बीच का बॉन्ड, तो एक बन गया अल्कोहल, यानी कि एसिटिक एसिड अल्कोहल। और ये जो बना है ये क्या है, RCH2COH यानी कि अल्काइल एसिटिक एसिड। CH3COH इज एसिटिक एसिड, उसका एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो गया अल्काइल ग्रुप से, तो क्या है वो, अल्काइल एसिटिक एसिड। अब अगर यही सिंथेसिस जो है 2 बार रिपीट हो तो हमारा बन जाएगा डाई अल्काइल एसिटिक एसिड। ये जो नेक्स्ट रिएक्शन दिखा रखा है ये है फॉर्मेशन ऑफ डाई अल्काइल एसिटिक एसिड। डाई अल्काइल एसिटिक एसिड कैसे बन रहा है, उसी तरह CH3CO CH2 CO C2H5, उसमें जब अटैक हुआ C2H5O नेगेटिव Na यानी कि बेस का, तो पहले तो बन गया यहाँ पे CH2 कार्बेन आयन, एक H निकल गया, ये कार्बेन आयन पे फिर जुड़ा RX तो मोनो एल्काइलेटेड हो गया। फिर दोबारा इसमें अटैक हुआ किसका, C2H5O नेगेटिव Na यानी बेस का, फिर एक और हाइड्रोजन निकला, फिर से वहां पे एक R जुड़ गया तो डाई अल्काइल बन गया, और उसके बाद हमने उसका हाइड्रोलिसिस किया तो हमारे को मिल गया डाई अल्काइल, क्योंकि 2 जगह से ये सब्स्टिट्यूटेड हो चुका है, दोनों हाइड्रोजन निकल चुके हैं और दोनों हाइड्रोजन की जगह अब वहां पे क्या लग गया है, अल्काइल ग्रुप। दोनों हाइड्रोजन पे रिप्लेस होके अल्काइल ग्रुप लग गया। जब हमने हाइड्रोलिसिस करा उसका तो बन गया R'RCHCOOH यानी कि डाई अल्काइल एसिटिक एसिड। अब देखते हैं हम इसका मैकेनिज्म। तो इसका मैकेनिज्म जो पहले अभी मैंने आपको बताया थे वो देखिए, ये है हमारा CH3CO CH2 CO C2H5 यानी कि एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड। इसमें बेस ने रिएक्ट करा, C2H5O नेगेटिव, H पॉजिटिव यहां से निकला तो बन गया CH नेगेटिव यानी कार्बेन आयन, और ये Na पॉजिटिव है फ्रॉम C2H5O नेगेटिव Na। अब ये कार्बेन आयन जो है जैसे ही रिएक्ट करेगा RX तो X जो है नेगेटिव तो R इज पॉजिटिव, X निकल गया इलेक्ट्रॉन लेके बना दिया उसने NaX, और R पॉजिटिव जो है, R पॉजिटिव अब जुड़ गया यहाँ किसके साथ, CH नेगेटिव के साथ, यानी कि मिल गया हमें मोनो एल्काइलेटेड प्रोडक्ट। अब ये मोनो एल्काइलेटेड प्रोडक्ट जो है फिर से इसमें आपको दिख ही रहा है कि एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। कौन सी हाइड्रोजन, जो दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ जुड़ी है यानी कि एक्टिव हाइड्रोजन। तो ये फिर से अगर इसमें बेस का एक्शन हो तो ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, फिर से C2H5O नेगेटिव इस H पॉजिटिव को खींच लेगा तो फिर से क्या बन जाएगा, कार्बेन आयन। और ये कार्बेन आयन फिर रिएक्ट करेगा दोबारा से R-X, तो क्योंकि X निकल गया R- पॉजिटिव तो ये यहां जुड़ जाएगा, हमको क्या मिल जाएगा, डाई अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड एसिटो एसिटिक एस्टर। अब सिर्फ एक स्टेप रह गई है, वो है इसका हाइड्रोलिसिस। अब जैसे ही हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, ये यहाँ हाइड्रोलिसिस दिखा रखा है, फिर से एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो CH3COH CH3CO यहाँ पे लग गया एक OH, CH3COH यहाँ पे लग गया एक H, तो RCH R-CO फिर से यहाँ से टूट गया OH, तो बन गया
हमारा R-CH और यहाँ पे C2H5OH, यानी कि 3 हिस्सों में बट गया। एसिडिक हाइड्रोलिसिस, उससे हमें मिल गया एक तो एसिटिक एसिड और एक डाई अल्काइल एसिटिक एसिड और एक अल्कोहल। तो इस तरह डाई अल्काइल एसिटिक एसिड वही प्रोसेस को 2 बार रिपीट करके हमें मिल जाता है। अब ये सिंथेसिस में कैसे इंपॉर्टेंट है आपको अंदाजा आ ही गया होगा कि देखिए, अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन ऐसे दिया जाए, एक एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ मैंने कि किस तरह ये रिएक्शन कर रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहा है और हमें प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ किस तरह। ये है हमारा एसिटो एसिटिक एस्टर और रिएक्ट करा इसने बेस, और अब के हमने RX ना लिख के यहाँ लिखा देखिए C2H5Br। अब आप देख रहे हैं C2H5 वो नेगेटिव ने निकाल लिया यहाँ से H पॉजिटिव, तो यहाँ कार्बेन आयन बन गया। इस कार्बेन आयन में रिएक्शन हुआ किसका, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए C2H5 पॉजिटिव को, Br निकल गया नेगेटिव तो C2H5 रह गया पॉजिटिव। तो ये हमारा बन गया C2H5CH, यहाँ पे मोनो एल्काइलेटेड प्रोडक्ट। अब जैसे ही हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कॉन्सेंट्रेटेड NaOH और H3O हाइड्रोनियम आयंस की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिल जाएगा, CH3CO, एक OH यहाँ लग गया तो CH3COOH बन गया। C2H5CH, एक H यहाँ लगा C2H5CH2, CO, एक OH इधर लगा COOH, और तीसरा हमें मिल जाएगा C2H5O, एक H यहाँ लगा। पानी की मदद से लाइसिस हो रहा है, टूट रहा है ये मॉलिक्यूल। तो इस तरह हमें मिल गया इथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड, और ये जो एसिड बना आप देख रहे हैं 2, 3, 4 ब्यूटेनोइक। मतलब अगर क्वेश्चन आपको मिला इस तरह कि स्टार्टिंग फ्रॉम इथाइल ब्रोमाइड हाउ विल यू गेट an acid containing 4 carbons, तो क्या हम यूज करेंगे एसिटो एसिटिक एस्टर, क्योंकि हमें मालूम है इसमें ये C2H5 यहाँ जुड़ जाएगा। जब C नेगेटिव बन जाएगा, ये एक्टिव मिथिलीन है, C2H5 वो नेगेटिव के प्रेजेंस में H पॉजिटिव निकल गया, ये C नेगेटिव C2H5 से जुड़ गया। उसके बाद जब हमने इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया तो उससे हमें मिल गया C2H5CH2, क्योंकि एक H वाटर से आएगा COOH, यानी कि 2 और हाइड्रोजन इसमें ऐड हो गए। सिंथेसिस, सच ए गुड मेथड ऑफ सिंथेसिस। यहाँ 2 ही थे, 2 कार्बन सॉरी हैं, यहाँ 2 ही कार्बन थे, 2 कार्बन और जुड़ गए तो 4 कार्बन हमारा, यहाँ तो इतना ही था ना CH2CO, तो CH2CO पोर्शन तो इससे आया है, बाकी ये 2 कहाँ से आए, C2H5 जो इसके साथ जुड़ गया है, क्योंकि C2H5 क्या था, पॉजिटिव। CH क्या बन गया था, नेगेटिव, बिकॉज इट इज एन एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड। तो वी हैव फॉर्म्ड एन एसिड फ्रॉम एन एल्काइल हैलाइड यूजिंग दिस active methylene compound acetoacetic ester. So acetoacetic ester, which shows ketoenol tautomerism because the CH2 group has on either side 2 carbonyls. तो इसका जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, अल्फा मतलब कार्बोनाइल की रिस्पेक्ट में अल्फा पोजीशन, ये तो ये कैसे होते हैं, एसिडिक। और एसिडिक होना ही अपने आप में इम्पोर्टेंट नहीं है, एसिडिक होने के साथ साथ अगर फर्दर रिएक्शन होना तो उसको स्टेबल भी होना चाहिए, तभी तो वो आगे रिएक्ट करेगा। तो स्टेबलाइज कैसे होता है, माइनस आई इफेक्ट और रेजोनेंस के द्वारा, इन 2 कार्बोनाइल्स के माइनस आई इफेक्ट से, और इन्हीं के साथ जो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्म करता है इनोलेट, उसके द्वारा। इसकी वजह से ये बहुत अच्छा एक न्यूक्लियोफाइल है जो आगे किसी भी कार्बन पॉजिटिव के साथ, जिसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, उसके साथ बॉन्ड बना करके हमें नए नए किस्म के कंपाउंड फॉर्मेशन में मदद करता है। वहीं इसकी सिंथेटिक एप्लीकेशंस हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे।